हेलो बच्चों, ये जो क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हम हल कर रहे थे, इसके हमने पहले ही 16 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, जिसके मैंने 2 वीडियो अपलोड अपने चैनल में पहले ही कर लिए हैं। उन वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। अब हम हल करते हैं इसका 17वां क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये जो है 16वां क्वेश्चन से हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब जो ये 17वां क्वेश्चन है, ये भी क्या है, 3 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी से, ठीक है। समांतर श्रेणी AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस श्रेणी में ऐसा कौन सा पद है कि जो इसी श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। ये हमें हल करना है। चलिए हल करते हैं। देखिए तो बच्चों, हमने क्या है, मैंने लिख रखा है कि हमें एक AP दे रखी है 3, 15, 27 और 39 की, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए पहले हम इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या जो हमें पता है। देखिए बच्चों, इससे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रथम पद। जो प्रथम पद होता है मेरा, वो A बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। और सार्वांतर जो है बच्चों, सार्वांतर क्या होता है, D। और D क्या होता है, अगले पद से पिछले पद को घटाना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। सार्वंतर भी आ गया और प्रथम पद भी आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। मैं लिखता हूं, माना इस AP का nवां पद, इस श्रेणी का जो nवां पद है वह इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अर्थात देखिए बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ इस रूप में। अर्थात जो AP का nवां पद होगा, मीन्स जो AP का nवां पद AN होगा, वो बराबर होगा इस AP के 54वें पद, मीन्स A54 से 132 अधिक, 132 अधिक, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से। क्या कह रहा है कि इसका जो nवां पद होगा वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अर्थात जब मैं इसके 54वें पद में 132 जोड़ दूंगा तो ये nवें पद के बराबर हो जाएगा। ये बराबर कब होंगे, जब 54वें पद में 132 जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिए और फिर इसको हल करेंगे। ध्यान से समझिए पहले, ठीक है। तो ये हम आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना भाई। AN A54 के बराबर तब होगा जब A54 में 132 हम जोड़ देंगे, ठीक है, तभी तो ये बराबर होगा, ठीक है। अब हम सूत्र लिखते हैं। AN का क्या सूत्र होता है, AN के लिए जो nवां पद होता है किसी श्रेणी का, तो उसके लिए जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है A + n-1 × D, ठीक है। ये जो 54 होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमें कोई पद जो दिया होता है उसमें से D क्या होता है, 1 कम हो जाता है। तो A54 का मतलब क्या हो जाएगा, A + 53D क्या हो जाएगा, A + 53D + 132, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। A54 को क्या लिख दिया, A + 53D, जैसे ये है तो इसको n-1, एक n कम हो जाता है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे ये कम हो जाएगा। देखिए बच्चों, A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा n-1 और D का मान रख दीजिए यहाँ से। D का मान कितना है, 12 बराबर 53D। D की जगह पे कितना आ जाएगा, 12 + 132। देखिए यहाँ ये आ जाएगा 12n, 12 कम 12, 12 ये गुणा करेगा इधर, 12 36, 36 का 6, 3, 12 × 5 = 60 और 3 63 हो जाएगा।
प्लस 132 हो जाएगा, ठीक है। 12n, देखिए ये 12n इधर आके धन का हो जाएगा, तो पहले इसको जोड़ दो, 6 2 8, 3 और 3 6 और 6 1 7 और यहाँ 12 और जुड़ जाएगा। ये जो 12 माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ठीक है, n बराबर देखो 8 10 का 0 हासिल है 1, 4 1 7 और 1 8 और 7 का 7, और जो ये 12 था ये इसमें क्या कर देगा, भाग दे देगा। अब 12 का भाग देंगे, देखिए 12 पंजे 60, 12 छक्के 72 और 12 पंजे 60, तो क्या होगा, n बराबर क्या आ गया हमारा 65वां पद। ये हमारा क्या होगा आंसर। अर्थात जो इस श्रेणी का 65वां पद होगा, कौन सा 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ गए। अर्थात अगर हम 54वें पद में जो भी हमारा 54वां पद होगा, अगर हम उसमें 132 जोड़ेंगे तो वो बराबर किसके होगा, 65वें पद की। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 18वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये समीकरण है, इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था। ये है 2x + y = 6, ये है x - 2y + z, दिख रहा होगा आपको z ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे z ना हो के यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ये क्या है 2 है। ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है पेपर में, तो इसकी जगह पे क्या होगा 2 होगा। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 2x + y = 6, x - 2y + 2 = 0। इन्होंने कहा है ये समीकरण हल करनी है, किस विधि से करनी है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, हम पहले इन समीकरणों को सही ढंग से लिख लेते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, देखिए पहले को हम सही है 2x + y = 6, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए। दूसरा है x - 2y, देखिए बच्चों ये जो +2 है ये बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये सही है। हम क्या करते हैं, अचर पद को इधर रख देते हैं। अब देखिए किस विधि से हम इसको कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन से कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे सही लगती है वो है विलोपन विधि, क्योंकि इसने दे तो रखा है नहीं कि किस विधि से करना है, तो हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना। इनमें से x या y को किसी एक को हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। अब पहले ये देखना पड़ेगा किसको करें। मुझे यहाँ पर लग रहा है क्यों ना मैं इसमें अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ पहली समीकरण में, तो y को हम काट देंगे, है ना। ये माइनस के प्लस का तो जोड़ने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए समीकरण 1 में देखिए बच्चों ये 2y है ना, तो ये अभी सिंगल y है, तो इसको 2y बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x + 2y और = हो गया 2 छके 12 समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 3 हमारे अभी अभी निकली है उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों हम समीकरण 2, माइनस नहीं करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में ये ऑटोमेटिक कट जाएंगे, है ना। तो समीकरण क्या कर देंगे, 3 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ने पर, ठीक है। लिख लो या ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं, चलिए 4x + 2y = 12, ये समीकरण है x - 2y ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने के लिए कहा तो जोड़ने पे कुछ करने की जरूरत है, जोड़ पर लग जाएगा। तो देखो ये क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस का माइनस रहेगा, तो ये प्लस का 2y माइनस का कट हो जाए, ठीक है। 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 12 में से 2 गया बच्चों, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या होगा, x इसके साथ किसी रिलेशन से गुणा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इसको काटेगा कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10, अर्थात x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2, x की जगह क्या रख देंगे, 2
प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा ये, और वाई बराबर बेटा 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वाई का मान भी कितना आया, 2 आया। ठीक है, और ये क्या है, हमारा हल है। एक्स का मान भी 2 है और वाई का मान भी 2, एक्स का मान 2 और वाई का मान भी क्या है, 2 है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन भी हल कर दिया। ये कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों 18वें का या, ठीक है, इसमें अथवा में दे रखा है इसने ये क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, या तो इसको करना है, आपने क्या करना है, या तो आप इसको करोगे या आप इसको करोगे। अगर आपको दोनों आ रहे हैं तो जो आपको आसान लग रहा है, जो कम समय लेगा उसको करिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों आ रहे तो दोनों को कर दो, ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है। तो आपको जो आसान लगता है उसको करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है इसलिए। तो पहला हम समझा चुके हैं, और इसका दूसरा वाला जो अथवा वाला है इसको हम हल करते हैं। क्या कह रहे हैं कि 2 क्रमागत है, क्रमागत माने क्रम से, ठीक है, क्रम से। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, विषम है और धनात्मक है और पूर्णांक है। ठीक है ना, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धन भी होता है, ऋण भी होता है और माइनस चिन्ह भी होते हैं। ठीक है बेटा, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये कह रहा है धनात्मक लेने, कौन से लेने, धनात्मक लेने। ठीक है, तो धनात्मक ने 0 से आगे लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 ये लेंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि विषम लेने, 1 2 3 सब नहीं लेने, विषम लेने। ठीक है, तो अब हम विषम लेंगे। तो अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती है। ठीक है, विषम संख्या अगर हम बात करें, ठीक है, तो विषम, चलिए पहले यहीं पे लिखता हूँ मैं। विषम संख्या होती है जैसे 1 3 5 7 9, इस प्रकार की विषम संख्या होती है कि नहीं होती है। अभी कह रहे हैं क्रमागत विषम संख्या। तो देखिए बच्चों, क्रम में जो ये क्रम में ही तो है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7, ये क्रम में है। ठीक है, क्रमागत का मतलब ये क्रम में है, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ अंतर तो होगा, है ना। तो जैसे 1 से 3 में जाने के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा, +2, 3 से 5 में जाने के लिए भी +2, 5 से 7 में +2। तो मतलब हर जो संख्या है वो प्लस धन 2 स्टेप आगे है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने किस प्रकार से करना है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि माना पहली धनात्मक विषम पूर्णांक x है। ठीक है, धनात्मक कह रहा है, ठीक है, धनात्मक होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, ठीक है, और पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक है मेरा विषम पूर्णांक वो x है। तो दूसरी जो क्रमागत होगी बेटा, क्या होगी, क्रमागत। जैसे मान लो 1 है तो 1 के बाद दूसरी क्रम में इसके बाद दूसरी क्या होगी, वैसे तो 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, लेकिन लेकिन क्रम इसके बाद आने वाली तो 3 होगी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या अंतर है, मतलब ये कैसे यहाँ पहुँचा है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो जो ये देखो आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 से 3 में कितने का डिफरेंस है, +2 का, है कि नहीं। चलो मान लो 3 और 5 है, ये भी विषम है, ये भी, तो 3 से 5 में जाने के लिए भी कितने का, +2। मतलब किसी भी विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक, सम भी हो सकता है, जब संख्या आगे जाती है तो उसमें धन +2 का क्या होता है, ऐड होता है ना। 1 धन 2 कितना होगा, 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, तो 2 जुड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी पहली संख्या मान लो x है, कोई भी, मुझे नहीं पता कौन सी, लेकिन हमने मान लिया x है, तो दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, ये आपने समझना। तो दूसरा जो विषम पूर्णांक होगा बच्चों वो होगा x + 2। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। पहला अगर हमने x माना तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है मान लो विषम पूर्णांक हर एक संख्या छोड़ के आती है, तो उसमें जो अंतर होता है +2 का होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, और अच्छा ये इसी पे, यहीं पे अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको 2 मिनट में कर दोगे। देखिए, तो ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 290, वर्गों का योग। अच्छा, पहली संख्या है x², तो दूसरी संख्या क्या है, x + 2। इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की वर्गों का योग बराबर 290 है। ये कह रहा है जो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या, उनका वर्ग करना है और उनका जो योगफल होगा वो 290। चलो अब इसको हल करते हैं। बस यहीं से हमारा क्या निकल आएगा, x का मान निकलेगा। x का मान माने एक संख्या निकलेगी तो दूसरे हम ऑटोमेटिक निकालेंगे +2 करके, है ना। तो देखिए x² ऐसे रहेगा, प्लस इसमें a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा बच्चों। तो a² प्लस b² 2 का वर्ग कितना होगा, 4, प्लस 2ab, तो 2a 2 दूनी 4 और b 2ab, तो कितना हो जाएगा 4x = 290।
ठीक है। एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x² प्लस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। ठीक है, चलो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस, चलो इसको इधर ले आओ, है ना, प्लस 4 को यहीं रहने दो, ये जो आएगा इधर आ जाएगा 290 बराबर 0। ठीक है, फिर हो जाएगा 2x² प्लस 4x, ये कितना बच जाएगा हमारा, 4 जाएगा तो 286 बराबर 0। देखिए यहाँ भी 2 4 और यहाँ भी क्या है, एक सम संख्या है, तो इससे क्या करो, 2 को कॉमन ले लो या 2 का क्या कर दो, भाग दे दो। तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचेगा x², यहाँ हो गया 2 दूनी 4x और माइनस, देखिए 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 और बराबर नहीं 2 चौको 8, 4 आएगा, ये 4 बराबर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 3 6 1 4 3। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, इसको हमें हल करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको हल। इसको हल करने के लिए वही है जो हम गुणनखंड करते थे। ठीक है, और गुणनखंड आपको आना चाहिए। क्या करते थे, क्या होता था कि जो अचर पद होगा वो x² का जो गुणांक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इन दोनों का क्या होगा गुणा होगा। तो 143 एकम क्या हो जाएगा बच्चों, 143। ठीक है, अब 143 के क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। चलिए करते हैं। तो गुणनखंड कैसे होगा, देखो पहले 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या, उसके बाद किसका होगा, 3 का। 3 दूनी 6 बचेगा 2, नहीं 3 चौको 12, 13 14 2 23, 23 में नहीं जाता, 3 कभी नहीं जाएगा, 5 कभी नहीं जाएगा, 7 दूनी 7 कभी नहीं जा रहा, 8 9 10 11, 11 का जा रहा है। देखिए 11 एकम हो रहा है 11। ठीक है, कितने बच रहा है, 3 11 3 33, और फिर देखो बेटा 13 एकम 13। ठीक है, यही गुणनखंड है, इसके और नहीं है। अब देखो इन दोनों को घटा के देखो, 13 में से अगर हम 11 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसका मतलब यही गुणनखंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस, देखिए अब इस 2x को मैं लिख सकता हूँ 13x माइनस 11x। समझ में आया, मैंने ऋण का प्रयोग किया है। ठीक है ना, अब इसको देखो आप खुद ही, जैसे 13x में से 11x चले गया तो बचेगा धन का 2x। ठीक है, और 13 गुणा 11 करो तो 143 हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये भी देखो प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, बाकी जब आपने ये जो गुणनखंड सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मेरी वीडियो देख लेना, चैनल में पड़ी हुई है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा कैसे गुणनखंड करते हैं। 9th का मैंने जो पेपर हल किया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए यहाँ से एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 13। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस 11 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 13। ठीक है, बराबर 0। इसकी पहचान क्या होगी कि दोनों ब्रैकेट हमारे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, x प्लस 13 को इस ब्रैकेट को बाहर ले लेते हैं, फिर यहाँ हमारा बचता है x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम x प्लस 13 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और दूसरी बार x माइनस 11 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से मेरा मान आएगा x बराबर माइनस 13। ठीक है, और यहाँ से मेरा मान आएगा x बराबर 11। तो देखिए बच्चों ये मेरे मान आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऋण का 13 है, धन का 11 है। इसने मेरे को क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि जो धनात्मक होना चाहिए, जो विषम पूर्णांक आए x का जो मान आना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, अब चूंकि क्या गया है, प्रश्न में कहा गया है कि दिया है, प्रश्न अनुसार क्या दिया है, हमें दिया है कि जो संख्या होगी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो। इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, 11। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2 मीन्स 11 प्लस 2 बराबर 13। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या, एक संख्या होगी 11 और दूसरी होगी 13। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दो संख्या हमारे निकाल, देख लो, इनका गुणा करके देख लेना, इन दोनों का गुणा करोगे, नहीं इन दोनों के वर्गों का योगफल देखो, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 13 का वर्ग कितना होता है 169। देखो जोड़ो इनको, 9 और 10 को 0 ऐसे लगे, 1 6 2 8 और 1 9 और 1 1 2 290 आ रहा, 290 की नहीं आ रहा
है ना। तो ये हमारा क्या है आंसर, ये मैंने ऐसे चेक कर दिया। ठीक है, आप लिख सकते हो अच्छे से, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, पहले पेपर में देख लेते हैं। ये है द्विघात समीकरण, ये 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए ये है बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो इसका हमें क्या करना है, 2x² - 7x + 3 ये क्या है द्विघात समीकरण को है, इसको हमें द्विघाती सूत्र से हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दी गई है इसका जो बच्चों द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax² + bx + c से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। इसकी जो ये द्विघात समीकरण हमें दिया है इसकी तुलना हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे हम इसकी तुलना करेंगे। ये इसका व्यापक रूप होता है। देखिए अब हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए a की जगह क्या है 2 है x², ठीक है। b की जगह पे क्या है -7, b की जगह पे क्या है -7, हमें से याद रखना ये ऋण चिन्ह भी आता है, ठीक है। और c की जगह पे क्या है बच्चों 3 है, ठीक है। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, ठीक। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र। देखिए बच्चों द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र में क्या होगा, हम जो होते हैं हम इसका क्या करते हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं। मूल में मूल कहाँ से निकलते हैं, हमारे गुणनखंड से। जब हम गुणनखंड करते हैं ना तो वहीं से मूल निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x के क्या आएंगे, जैसे x की घात 2 है तो इसमें जो x के जो मूल आएंगे वो भी कितने होंगे, 2 मूल होंगे, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है देखिए x = -b + -√d/2a। जो d होता है बेटा उसको कहते हैं विविक्तर। क्या होता है, विविक्तर, जहाँ d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, d का मान जो होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। तो जो विविक्तर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे और फिर हम इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए विविक्तर जो हमारा d है उसका मान क्या होता है b² - 4ac। तो b की जगह क्या है -7 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या आएगा, a कितना है 2 और c की जगह क्या आएगा 3। देखिए 7 सत्ते, देखिए 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच्चा, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। तो d का मान कितना आ रहा है बच्चों, मेरा d का मान आ रहा है 25, ठीक है। d का मान क्या कर देंगे, विविक्तर इस द्विघाती सूत्र में रख देते हैं। देखिए तो हो जाएगा x बराबर माइनस, ये मान सबकी मान रखेंगे, ठीक है। b की जगह क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट d के अंदर क्या लिख दूंगा मैं 25/2 और a की जगह क्या लिखूंगा × 2। देखिए फिर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस और जो √25 है ये किसका वर्ग है 5 का, 5 पंजे क्या होता है 25, तो हम इसको खोल के लिख सकते हैं 5। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्लियर है। अब देखिए एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 + 5/4, ठीक है। यह x का मान है, ठीक है, x बराबर लिखना पड़ेगा ना, x बराबर ये, तो क्या हो जाएगा 7×5 12/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 तियाँ 12, x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x का जो मान होगा तो यहाँ पे हम ऋण लेंगे, तो 7 - 5/4, ठीक है। तो 7 में से 5 के कितना बचेगा 2/4 और ये कट के क्या हो जाएगा, x का जो मान आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। तो ये हमारे x के 2 मान आ गए, एक है 3 और एक है 1/2, ठीक है। तो इसके जो मूल हो गए, अतः मूल क्या हो गए, मूल हैं 1/2, 3 और यही क्या हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो कई बार बच्चों में एक चीज़ बता रहा था यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि बोर्ड में वो विविक्तर ही विविक्तर पूछ लेता है,
ठीक है। तो विविक्तर पूछते हैं तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालना है और वहीं से हमारा हल आ जाए। 1 नंबर में आ जाता है कभी ना, विविक्तर पूछ लेता है वो, तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब है 20वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये, इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी हल कर लिए हमने। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने पहले लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि हमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको RHS में प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, क्या है कह रहा है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको हमने लिया। तो देखिए बच्चों क्या करना है आपने, आप क्या करोगे, इसको देखिए, इसको इसको ये समझिए कि भिन्न है, इस भिन्न को क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या, सीधे ये करो, इन दोनों का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन ए और ये इधर होगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, जब ये हम भिन्न हल करते हैं तो इनका गुणा इसमें, इसका इधर, इसका इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये इधर करेगा तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस ए की होल पावर 2। ठीक है, ये क्या हो गया, एक जो गुणा करेंगे तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये साइन है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हर में नहीं छेड़ना, हर हमारा जैसा वैसे रहेगा, हमने अंश में काम करना है। अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा। सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लगेगा। चलिए लगाते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 कॉस ए। ठीक है, प्लस ये ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, और अपॉन में देखिए मैंने कहा हर वाला जो होगा वो वैसे की वैसे रहेगा, उसमें हम क्या कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान से देखिए ये 1 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, प्लस प्लस 2 कॉस ए और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बना देगा, 1 बना देगा, और नीचे हमारा ऐसे रहेगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और देखिए बच्चों नीचे क्या है, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन साइन ए। ठीक है, और देखिए 2 तो ऐसे रहेगा, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, और यही क्या है हमारा RHS। हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ये क्या है, ये है। इसमें देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस बेस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इनके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि बस हमने लगाया और हल हो गया, नहीं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हम क्या इसमें आगे करें कि हमारा आंसर इसकी तरह आए। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए जो 20वां क्वेश्चन हमने किया उसी के अथवा में इन्होंने ये वाला पूछ रखा है। ठीक है, तो 20वें के हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला हमने कर लिया, दूसरे कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका जो B कोण है वो समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो सिद्ध कीजिए कि ये है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है।
इसने कहा है ये बी जो है ये 90 अंश का है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी में समकोण जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है, और tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पे हमें ये tan A जो होता है इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका इसमें देखिए जैसे प्रत्येक का होता है साइन का होता है cos tan, अगर आपको इनका पता है तो आप कर लोगे। तो इसका होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसका होता है आधार बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे आधार। देखिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो भुजा होती है ये होती है लंब, ये होती है आधार, और ये वाली होती है कर्ण, ठीक है। इन्होंने हमें क्या दे रखा है, tan A दे रखा है, क्या दे रखा है tan A। तो tan A में क्या होता है, tan A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अर्थात इसने क्या दे रखा है, लंब मीन्स AB और आधार मीन्स BC दे रखी है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं अर्थात, ठीक है, अर्थात में हम बोल सकते हैं कि इससे हम बोल सकते हैं कि जो लंब है कौन सी AB बराबर कितनी है। अब देखिए लंब के हिसाब से तो ऊपर है ना लंब 1 है, तो हम इसको 1K लिख सकते हैं, K लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ गुणज में हो सकता है इसको काटा गया हो, है ना, इसलिए हम K मान के चलेंगे। तथा आधार, जो आधार है इसका BC वो मान लो कितना है, √3K है। अगर आप K नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, ठीक है। K क्या है, इसका एक गुणज है, हो सकता है इसको काटा गया हो इसलिए। तो हमने कर दिया कि मान लो हमारे ये 1K है और ये क्या है हमारा √3K है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर अब हमें इसको हल करना है, साइन कॉस टैन कोट किसी का भी अगर हमें मान निकालना है तो उसके लिए पहले हमें कर्ण का पता होना चाहिए, ठीक है। और कर्ण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो AC का वर्ग होगा वो AB के वर्ग धन BC के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AC क्या है हमें नहीं पता, AC का वर्ग कितना हमें नहीं पता, AC खाली है। AB की जगह हमें पता है कितना है, K, 1K का मतलब K, प्लस BC मीन्स मैंने लिखा √3K का स्क्वायर, ये हो जाएगा K स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3K स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा AC स्क्वायर। देखिए बच्चों AC का स्क्वायर, K स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर मीन्स 4K स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2K, कितना आ जाएगा 2K, रूट ले लेंगे हम इसका, है ना। तो 4 का हो जाएगा 2 और K स्क्वायर का K, अर्थात हमारी जो AC भुजा है ये कितनी आ गई है, 2K आ गई, ठीक है। अब हमारे पास तीनों भुजाएं। अब देखिए अब हमें हल क्या करने हैं प्रश्नानुसार। अब आगे हम प्रश्न पे। तो प्रश्न ने क्या दे रखा है हमें, इसने दे रखा है, देखिए ये है कि साइन A cos C प्लस cos A और साइन C इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देखिए अगर मैं साइन की बात कर रही, क्या कर रहा है साइन, तो देखिए बच्चों साइन A है, ये कोण A की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर साइन A के लिए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन अगर ये इस कोण के लिए कह रहे हैं तो इसके लिए लंब क्या होगा, देखिए कर्ण तो चेंज नहीं होता, देखिए 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, वो चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों चेंज हो जाते हैं। तो साइन A अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो इसके लिए कर्ण तो यही रहेगा, ठीक है। और लंब क्या होगा, लंब ये होगा, ठीक है। ये इसके लिए आधार है ना, ये इसका आधार है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसका √3, ठीक है। और कर्ण कितना है, देखिए 2, कर्ण कितना है 2, चलो K लिख दे रही है,
के नहीं, के लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है, के लिखने की ज़रूरत नहीं, बात यहीं यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। इनटू, अब देखिए कॉस सी, अब मैं कॉस की बात, कॉस यहाँ से नापा जा रहा है, कॉस जो है इस एंगल से, अब कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस के लिए आधार ये होगा, ठीक है, और कर्ण यही होगा, तो √3/2, तो कितना हो जाएगा, √3/2, बीच में क्या चिन्ह है, प्लस का, ठीक है। अब देखिए बच्चों कॉस ए, अब कॉस ए से नापा जा रहा है, कॉस यहाँ से नापा जा रहा है, तो कॉस क्या मैंने कहा, आधार बटे कर्ण, तो कॉस के लिए आधार यहाँ ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो आधार बटे कर्ण मीन्स 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब साइन सी, तो साइन अब सी से नापा जा रहा है यहाँ से, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया इसके लिए, ये होगा, और कर्ण क्या होगा, ये होगा, तो 1/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गुणा करो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1/2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 1 एकम 1। आपको पता होना चाहिए कि जो भिन्नों का गुणा होता है वो सबसे आसान होता है, अंश अंश में करता है और हर हर में करते हैं। देखिए अंश अंश में 1 एकम 1, हर हर में 2 दूनी 4, अंश अंश में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 2 दूनी 4। देखिए अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये हर समान है, तो ये ऐसे रहेगा, अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 4, अरे हो जाएगा 4/4 बराबर 1। और ये कह रहा था, यही तो हमें निकालना था, जो कि था RHS में, और ये क्या हमारा आंसर है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वो अपनी तरफ से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, साइन कॉस टेन, इनका एक क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है, इस ट्रायंगल के साथ। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसके लिए आप क्या करिए, देखिए LAL और इसके नीचे आएगा के और ए, ये याद, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं अलग से बताऊंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो ये हो गया एलिमेंट्स लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे सॉरी ये ए आएगा ना, लंब बटे आधार होगा ना ये, ठीक है बच्चों, ये होगा। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे, यहाँ से ये ऐसे में आएगा, देखिए ये आएगा ऐसे में, फिर आएगा ये ऐसे में, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा। ये है साइन के लिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ से कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो इसको साइन ऐसे में याद करो, कॉस ऐसे में याद करो, टेन ऐसे में याद करो, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसको हम कहेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बाकी आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में प्रश्न को हल करने में काफ़ी मदद करता है। चलिए अब इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये शीर्ष दे रखे हैं, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बच्चों। प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए ये प्रश्न मैंने कहा, मान लो पहला शीर्ष ए है, दूसरा बी और तीसरा क्या है, सी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए, बराबर 1/2। फॉर्मूला देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, याद करने का तरीका देखिए, यहाँ लिखिए x1 ब्रैकेट मार के छोड़ दो, प्लस x2 ब्रैकेट मारो छोड़ दो, प्लस x3 अब ब्रैकेट मारो और छोड़ दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 है, x क्या है 1 है, तो यहाँ पे y2 एंड y3 माइनस हो जाएंगे, y2 से y3 माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। बस क्या होगा,
एक्स वाले जो टर्म होगी वो तो जुड़ रही है, x1 प्लस x2 प्लस x3, और जो y वाले टर्म है वो आपस में घट रही है। लेकिन शर्त क्या है, जहाँ पे x1 होगा वहाँ पे y1 नहीं आएगा, जहाँ पे x2 है वहाँ पे y2 नहीं आएगा, और जहाँ पे x3 है वहाँ पे y3 नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी आएंगे। तो x1 की जगह पे x1 के साथ तो y2 माइनस y3, x2 के साथ y3 माइनस y1, और x3 के साथ y1 माइनस y2। ये आपको इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम x1, देखिए जो पहला बिंदु होगा इसको हम बोलेंगे x1, और ये क्या है y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y3। ठीक है, चलिए अब वहाँ रखते हैं, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, x1 क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसको छोड़ दो, जैसे हमने किया वैसे करेंगे। x2 की जगह क्या भर दो, 2 भर दो, फिर इसको छोड़ दो, और 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको ये कर दो और ये बंद कर दो। ठीक है, 3 भी भर दिया, 2 भी भर दिया, और 4 भी। x तो हमने भर दिया। अब y की बारी है। जब ये है तो इसको, ये वाला y नहीं आएगा, अब ये वाला y आएगा। तो क्या है y2 क्या है -1, और y3 क्या है, y3 देखिए y3, ये y3 होगा ना, y3 है -6। तो ये माइनस का सूत्र ये हो गया, और एक माइनस का 6 ये खुद है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, y3 हम लेंगे -6, और माइनस y1 कितना आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे y1 कितना है, यहाँ 4 है। ठीक, और y2 कितना है, माइनस सूत्र तो इसका लगेगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए 1/2, 3, ये हो जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऐसे रहेगा, और 6 4 माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और 4 रहे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए 1/2, 5 दें कितना है 15, 10 दूनी 20, और ये प्लस माइनस का माइनस, ये 20 माइनस का हो जाएगा। 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, धन के 20 से ऋण का 20 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, इधर गुणा करेगा तो 15 कम 15/2। ठीक है, और इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7.5, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 7.5 या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर वैसे दे नहीं रखा तो जो भी है, लेकिन ये होगा, और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद।